नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अनेक यहाँ पे हम लोग तीनों टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई थी बच्चों? आपका इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुआ था बच्चों। और कब हुआ था? 1694 में। कब हुआ था? 1694 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कब हुआ था? 1694 में। और कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों में से एक, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? थॉमस न्यूकमैन को। थॉमस न्यूकमैन को भाप इंजन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई। तो औद्योगिक क्रांति आपकी 18वीं सदी में हुई थी बच्चों। कौन सी सदी में? 18वीं शताब्दी में आपका औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था। यानी कि छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। किसने? गुटेनबर्ग ने छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था बच्चों। जब इन्होंने छापाखाना का आविष्कार किया बच्चों, तो उस मशीन से पहली बार क्या छापा था? बाइबल। क्या छापा था? बाइबल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका अगला प्रश्न वही है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा था। तो किसको छापा था? बाइबल को छापा था बच्चों, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपको छूट गया कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहां पे हुआ था। तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था बच्चों। यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए। बीच में इधर उधर कहीं ध्यान मत भटकाइएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। और इतना कम समय में आप लोग रट नहीं पाइएगा, रटने का प्रयास बीच में नहीं कीजिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा बच्चों। सिर्फ सुनने और देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब चलते हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए बच्चों, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के प्रमुख कारण थे, या तो अनेक कारण थे जो निम्न प्रकार के हैं। पहला कारण क्या था बच्चों? जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए बच्चों, 1885 ईस्वी की तुलना में 1911 ईस्वी तक जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात कई गुना बढ़ गया था तथा शासन द्वारा इस समस्या के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि मतलब इस समस्या से किस प्रकार से निपटा जाए। मतलब जनसंख्या तो बढ़ रहा है तो उसके लिए खाना का भी प्रबंध करवाना पड़ेगा ना, खाना का भी, रोजगार का भी प्रबंध करवाना पड़ता है, शिक्षा का प्रबंध करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जो शासन व्यवस्था में जो लोग थे बच्चों, सत्ता में जो लोग थे, इसके लिए कोई अच्छी प्रयास उन्होंने नहीं की। ये एक प्रमुख कारण था 1911 की चीनी क्रांति का। उसके बाद देखिए, दूसरा जो कारण था बच्चों, अकाल और बाढ़। 1878 से 1911 ईस्वी तक चीन में अकाल एवं बाढ़ का प्रकोप रहा। मतलब काफी ज्यादा वहां पे बाढ़ आता रहा उस समय और ये सूखा पड़ते रहा। इस वजह से क्या हुआ बच्चों, ये क्रांति का एक प्रमुख कारण ये भी था। उसके बाद देखिए, तीसरा जो कारण था बच्चों, दयनीय आर्थिक दशा। युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान, विदेशी ऋणों की अदायगी, विद्रोह के दमन में वही, ये सब क्या था बच्चों? ये दयनीय आर्थिक दशा थी और ये भी एक क्या थी? प्रमुख कारण था चीनी क्रांति का। उसके बाद ये चौथा पॉइंट है बच्चों कि पश्चात शिक्षण संस्थाओं का प्रभाव। और जो पांचवा पॉइंट है कि आधुनिक संचार के साधनों में वृद्धि होना भी, ये भी क्या था? चीनी क्रांति का एक प्रमुख वजह था। उसके बाद जो छठा पॉइंट है बच्चों, केंद्र सरकार की रेल नीति आदि। मतलब केंद्र सरकार की जो रेल नीति थी बच्चों, ये भी एक प्रमुख कारण था 1911 की चीनी क्रांति का। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। 3 नंबर का आता है तो आप लोग 3 पॉइंट शुरू का लिख दीजिएगा, 5 नंबर का आता है तो 5-6 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभाव का उल्लेख करें। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन के महत्व को देकर के
तर्क शक्ति का विकास किया। पुनर्जागरण ने मानववादी विचारधारा का विकास किया और मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। देखिए पुनर्जागरण का मतलब ही होता है क्या बच्चों, आधुनिक युग। क्या होता है समझ लिया, ये मतलब जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण को ही क्या कहा, आधुनिक युग की शुरुआत की। ये मानव के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसके जीवन को सार्थक बनाने एवं शिक्षा के को बेहतर करने के लिए ही एक प्रयास था बच्चों। देखिए इसमें लिखा गया है कि पुनर्जागरण ने विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच तथा परीक्षण के महत्व दिया। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों की ही नहीं अपितु देशज भाषाओं के साहित्य का भी विकास को बल मिला। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक पहलू, ज्ञान, कला, विविध विद्याओं, पुनर्जागरण का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ज्ञान पे बहुत बड़ा बढ़ोतरी देखी गई ज्ञान में, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, कला के क्षेत्र में विकास हुआ आपका, ठीक है। भिन्न भाषाओं का विकास हुआ बच्चों। ये था क्या, पुनर्जागरण का प्रभाव था। देखिए यूरोप के इतिहास में यह युगांतरी घटना है और इसी के साथ ही यूरोप में आधुनिक युग का प्रवेश माना जाता है। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इसी के साथ जो विद्वान कहते हैं कि पुनर्जागरण के साथ ही यूरोप में क्या हुआ, आधुनिक युग की शुरुआत हुआ, आधुनिक युग का प्रवेश हुआ। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगोल और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ बच्चों। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो 3 नंबर में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। समय को भी ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि आपके पास मात्र 1 घंटा का समय दिया जा रहा है, ठीक है। पहले 12 में तो 1.5 घंटा दिया जा रहा था, 9 में भी 1.5 घंटा सिर्फ आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। 1 ही घंटा का समय शायद दिया जा रहा है आप सबों को, क्या, ठीक है। तो समय के अनुसार ही आपको लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इससे पहले भी आपका 2 से 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, हिस्ट्री क्लास 11 हिस्ट्री टर्म 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। उस पर आप लोग क्लिक कीजिए, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। वहां पे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए, ठीक है, उसे भी आप लोग अवश्य देखिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ब्रिटेन में ही आपका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कच्चे माल के प्रभाव पर क्या क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिकीकरण क्रांति की एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। बड़े भूमिपतियों के पास धन संचय के कारण पूंजी निवेश की समस्या नहीं थी। उन्हें उद्योगों में तैयार माल की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में उतारने की आवश्यकता नहीं थी। अतः वे नवीन नया आविष्कारों एवं कारखानों की स्थापना के लिए धन आसानी से उपलब्ध कर सके। मतलब अमीर लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई बच्चों, उसके पास पहले से धन मौजूद था, तो नए आविष्कारों के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो इसमें कोई इसको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, ये आसानी से ये कर गए। लेकिन गरीब लोगों की इससे काफी समस्याएं पैदा हुई बच्चों, ठीक है। देखिए इंग्लैंड के सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना औद्योगिक क्रांति हेतु वरदान साबित हुआ। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किया गया था, और कब किया गया था, 1694 में किया गया था बच्चों, ठीक है। देखिए और इसमें है बच्चों कि 1715 से 1750 के दशक में लगातार अच्छी फसलों के होने ब्रिटिश उद्योग की कच्चा माल में काफी मात्रा में मिला, अतः निर्मित माल में की मांग बढ़ी। फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला बच्चों। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को देखा गया इंग्लैंड में, इस पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये मतलब ये ब्रिटेन में क्या क्या कच्चे माल की आपूर्ति किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में, फसल उसका उत्पादन बढ़ गया बच्चों। इसमें और पॉइंट है बच्चों कि देखिए इंग्लैंड में लोहे एवं कोयले की खान पश्चिमी एवं उत्तरी भागों के पास पाई गई। परिणाम स्वरूप लोहे और कोयले का उपयोग मशीनों बनाने में व कारखाने चलाने में उपयोगी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड में उद्योगों के लिए उपयुक्त जलवायु और यातायात के समुचित साधन का औद्योगिक क्रांति के प्रसार में सहायक
रहा बच्चों। मतलब वहां पे देखिए क्या कहा जाता है, आप लोग जियोग्राफी में पढ़िएगा, लोहा को क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्योंकि देखिए सारा कुछ तो आपका लोहा से ही बनता है, जितना भी उद्योग का मशीन बनते हैं सारा लोहा से बनता है। तो क्या हुआ वहां पे भी दूर पास पास में ही क्या हुआ, लोहा पा गया, तो इससे और क्या हुआ, वहां पे औद्योगिकरण और भी अच्छी तरह से हुआ, कच्चे माल के वहां पे किसी भी प्रकार से कमी नहीं हुई। कमी भी हुई तो क्या हुआ बच्चों, वो भारत को अपना औपनिवेशिक, जैसे औपनिवेशिक जो राष्ट्र था आपका ब्रिटेन का, जैसे भारत था आपका, ठीक है, वो और भी जो आपका पश्चिमी देश था, वहां से इन्होंने अच्छे तरीके से कच्चे माल का प्रबंध कर लिया। मतलब देख आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से क्या करते थे, इस जूट का उत्पादन, कपास का उत्पादन करवाए, कच्चे माल का उत्पादन, मतलब जितने भी प्रकार से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी जूट कपास का, सारा यहाँ से भी वो ले जाते थे। कच्चे माल की कोई भी किसी प्रकार से उसे दिक्कत नहीं हुआ बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए संयात सेन के 3 सिद्धांत क्या हैं? तो देखिए बच्चों, संयात सेन के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, राष्ट्रवाद। देखिए इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में जाना जाता था, को सत्ता से हटाना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ बच्चों, अपने आप में राज करना। जो वहां पे इसका अर्थ, जो सनायत सेन का इसका अर्थ था बच्चों, मतलब वो क्या मानते थे कि जो मांचू वंश था वहां पे, ठीक है, वो एक विदेशी राजवंश था, उसको हटाना था, और यही उसका पहला सिद्धांत था बच्चों। दूसरा क्या है, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। देखिए गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊं, क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप जानते तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ठीक है। गणतंत्र, देखिए राष्ट्रपति को भी क्या होता है, वोट के द्वारा चुना जाता है, जिसे आप समझ सकते हैं इंग्लैंड बच्चों। इंग्लैंड में अभी भी जो वहां राष्ट्रपति का पद है राजा रानियों के पास है, ठीक है। तो वहां पे जो राजा रानियों के पास पद है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड क्या है, एक गणतंत्र देश नहीं है और लोकतंत्र, वहां पे सरकार चुनी जा रही है जनता के द्वारा। लेकिन जो राष्ट्रपति है बच्चों, वो आपका उसका चुनाव नहीं होता, वो पद क्या है, वार्षानुगुणित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, एक तरह से सिंपल बता दे रहे हैं, ठीक है, कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सिर्फ आपको जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होती है बच्चों, वो उसका पद वंशानुगणित नहीं होता है। जो देश कोई भी देश आपका लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो गणतंत्र हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, देखिए तो वही हुआ कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, वहां के जो प्रेसिडेंट है उसको जनता के द्वारा चुना जाना, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसके सिद्धांत था कि समाजवाद, सनायत सेन के विचार एक कुओमिनी तांग के राजनीतिक दर्शन के आधार पर उन्होंने कपड़ा, खान, घर और परिवहन, इन चारों की बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, तो ये मैंने आपको 3 सिद्धांत उसके बताए, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि मेजी पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं, यानी कि मेजी पुनर्स्थापन के बारे में आपको छोटा सा 3 नंबर का है, तो ज्यादा नहीं, आपको 40 या 50 वर्ड में उसके बारे में लिखना है। अगर 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 100 वर्ड में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 नंबर के जैसा बता रहा हूँ, 3 नंबर में आए तो छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं। छोटा बताएंगे तो बड़ा करके लिखने में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन बड़ा बताएंगे तो उससे छोटा किया जा सकता है क्या। तो देखिए बच्चों, शोगुन द्वारा पाश्चात्य देशों के व्यापार के लिए जापानी बंदरगाहों को खोलने से जापान में विदेशियों के विरुद्ध तीव्र आंदोलन हुआ और अनेक स्थानों पर विदेशियों पर हमले किए गए। यह पाश्चात्य विरोधी आंदोलन के पतनशीलता सामंतवाद का अंतिम प्रयास था कि राज सत्ता पर उसका नियंत्रण बना रहे। अभी तक सामंतों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता रहती थी। उसके स्थान पर एक राजनीतिक आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य शोगुन की सत्ता को समाप्त करना था और राजतंत्र की सत्ता को पुनर्स्थापित करना था। 1867 में इस आंदोलन ने व्यापक रूप से धारण किया। मतलब 1867 में क्या हुआ, आंदोलन अपना तीव्र पॉइंट पर था, मतलब एकदम युद्ध पॉइंट पर था, ठीक है। देखिए मूल रूप से यह आंदोलन को विदेशी विरोधी था। इसे शोगुन की सत्ता 1868 में समाप्त हो गई। राज्य में संपूर्ण सत्ता सम्राट में हाथों में आ गई। यह एक वास्तविक क्रांति था। इस आंदोलन के समय जापान का सम्राट मित्सुहितो था। वह 1867 में राजगद्दी पर बैठा था। उसने मेजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इस क्रांति को मेजी पुनर्स्थापन कहा जाता है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, रेलवे का प्रारंभ के विकास नहीं हुआ, मतलब शुरू में रेलवे का क्या हुआ था, विकास नहीं हुआ था। उस समय सिंचाई के साथ साथ माल वाहन के लिए भी नहरों का प्रयोग किया जाता था। नहर के रास्ते इंग्लैंड में कोयला ले जाया जाता था। नहरों के रास्ते माल का ढोना सस्ता पड़ता था
और समय भी कम लगता था। नहरों के रास्ते परिवहन में इसके समक्ष अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। जल पोतों की नहरों की कुछ भागों में अधिक संख्या के कारण परिवहन की गति भी धीमी पड़ गई। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने आपको 14 प्रश्न बताए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी है। ठीक है, तो इसके बाद भी अभी 2-3 वीडियो और अपलोड होगा आपका। तो अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। आने वाले जितने भी सब्जेक्ट के बच्चों सारा का अभी आपका जो टर्म 2 का जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं जारी हुआ बच्चों, तो उसका भी मॉडल पेपर आपको सिलेबस के अनुसार तैयार कर लिया गया है। सिलेबस कहां से पता चला, मन में सवाल तो उठ रहे होंगे ना, तो सिलेबस कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि टर्म 1 में जो जो चैप्टर से आपका सवाल पूछा गया है ना, वो चैप्टर से आपका टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। तो जो जो चैप्टर से सवाल नहीं पूछा गया था वही चैप्टर को हम लोग क्या मान लिए, टर्म 2 का सिलेबस मान लिए। ठीक है, तो उसी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को आपका सेम टू सेम इसी प्रकार से तैयार कर लिया है। तो उसका भी आपका बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।